हाँ जी साहब, स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 में स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और अपन लोग भारत और पड़ोसी देश वाला यूनिट चल रही थी अपनी। और बांग्लादेश और चाइना हो चुके थे। आज अपन दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान की। धुआं मचाते हुए सारी चीज़ें वो समझेंगे जो पाकिस्तान के लिए, मतलब स्टैटिक जीके के लिए पाकिस्तान से संबंधित चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सब देखो, सब चीज़ें जानते हो पाकिस्तान के बारे में। कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए दोस्तों स्थापना की, तो देखो 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को अंतिम मोहर लग गई थी और ये भारत से एक तरह से अलग हो गया था, है ना। ये तो सब नॉर्मल चीज़ें पाकिस्तान के बारे में आप जानते हो। पाकिस्तान की दोस्तों अगर बात की जाए राजधानी की, तो आपको पता है कि नहीं पता पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। कई लोग लाहौर या कराची तो नहीं समझ लेते। इस्लामाबाद पाकिस्तान की वो है राजधानी। अगर बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, तो जितनी अपनी यूपी की है ना, उससे थोड़ी बहुत ही ज़्यादा, कोई ज़्यादा बहुत इतना नहीं है कि इंडिया जैसी। 25 करोड़ के लगभग लगभग पाकिस्तान की दोस्तों आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। और ये पूरे दुनिया की, अगर दुनिया के हिसाब से बात करें, तो पाँचवीं सबसे बड़ी आबादी है ये। पाकिस्तान में पाँचवीं सबसे बड़ी आबादी का देश है ये। मतलब जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया की पाँचवीं बड़ी आबादी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पाँचवीं सबसे बड़ी आबादी का देश जो कौन सा हो जाएगा दुनिया में, वो हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। अगर दोस्तों बात करें पाकिस्तान में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए आपको। पाकिस्तान में वो भाषाएं बोली जाती हैं जो थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ पे भी हल्की हल्की प्रचलित हैं। जैसे जैसे आप जानते ही हो दोस्तों कि पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है, और उर्दू तो हिंदुस्तान में भी प्रचलित है। पाकिस्तान में पंजाबी भाषा बोली जाती है जो इंडिया में भी प्रचलित है। इसी तरह से पाकिस्तान में सिंधी भाषा भी बोली जाती है। इंडिया में भी पंजाब की तरफ खूब लोग सिंधी लोग पाए जाते हैं। दो भाषाएं ऐसी हैं, बलूच भाषा और पश्तो भाषा, जो पाकिस्तान में स्पेशली बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूच और पश्तो लैंग्वेज पाकिस्तान में फेमस हैं। इसी तरह से दोस्तों बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ नाम की जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसी में आप LOC को भी समझते हो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल नाम से है। मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LAC मैंने बताया था ये भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। LAC इंडिया चाइना है। ठीक है सर, पिछली क्लास में समझाया था। अगर दोस्तों बात करें कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध कितनी कितनी बार हो चुके हैं, तो दोस्तों युद्ध ना 4 बार हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हाँ भाई साहब, 4 बार लड़ाई है गई है भैया मेरे। क्यों होती है हर बार लड़ाई? क्योंकि कश्मीर का मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। सबसे पहले 1947 में लड़ मरे थे, आज़ाद हुए नहीं कि लड़ाई शुरू। फिर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। और आखिरी बार इंडिया पाकिस्तान में ऑफिशियली जो लड़ाई हुई थी वो 1999 में हुई थी। बीच में दोस्तों फिर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुए, सब चलते रहे, लेकिन ये कोई युद्ध नहीं था। ऑफिशियली जो युद्ध है पाकिस्तान के साथ इंडिया का, वो 4 बार हुआ है। 1947, 1965, 1971 और 1999। अगर दोस्तों बात करी जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा वाले राज्य कौन से हैं, इंडिया के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ऐसे जो दोस्तों राज्य हैं वो भी हमें याद करने हैं। ओके, और उसका एक ट्रिक है। आपने हमारी ट्रिक वाली वीडियो देखी होंगी, पंगुराजल। पंगुराजल नाम से एक ट्रिक बनाई थी हमने, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। पंगुराजल, ये जो पा है दोस्तों ये पंजाब के लिए है। ठीक, गु से हो जाता है गुजरात। ठीक साहब, रा से आपका हो जाता है दोस्तों राजस्थान। जा से आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये जो ला है इससे आपका हो जाता है लद्दाख। पंगुराजल नाम की ट्रिक से आप इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य भी देख लिया आपने। पंगुराजल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर है? अब दोस्तों एक इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता।
आपने कई बार सुना होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। ये इसमें आपको जानना है कि ये सिंधु जल समझौता कब हुआ। ये समझौता हुआ था दोस्तों 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। और कहाँ पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। कराची पाकिस्तान में है ना, वहाँ पर हुआ था ये। और इसमें किन लोगों ने साइन किए? आपको नाम पता होना चाहिए ना। हस्ताक्षर किन लोगों ने किए थे? तो हस्ताक्षर किए थे दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से किए। पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनका नाम था अयूब खान। क्या नाम था? अयूब खान। इन्होंने साइन किए। इंडिया की तरफ से साइन किसने किए? इंडिया की तरफ से दोस्तों साइन किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि कौन थे? इंडिया के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे ना इंडिया के। इसी तरह से दोस्तों जो मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो मीडिएटर था, वो कौन था? वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी तो कोई साइन करेगा कि नहीं करेगा? जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से साइन किए थे उनका नाम था मिस्टर इलिफ। तो ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंधु जल समझौते पर सिग्नेचर किए थे। ये समझौता क्या है वो अभी मैं समझा रहा हूँ। फिलहाल हमने समझ लिया कि सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किए। और मीडिएटर का जो रोल प्ले किया था वो किया था वर्ल्ड बैंक ने, जिसकी तरफ से इलिफ सर ने साइन किए थे। ठीक है साहब। दोस्तों कोई दिक्कत है? आप इतना आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो इंडिया के साथ कितने किलोमीटर की लगती है? तो 3323 किलोमीटर की लगती है। इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है? 3323 किलोमीटर की। ओके। अब थोड़ा हम सिंधु जल समझौते के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जल समझौता दोस्तों ये था सिंधु नदी के पानी को लेके। सिंधु नदी का जो पूरा तंत्र है, जिसमें सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां भी शामिल हैं, इन पूरी नदियों का बंटवारा हुआ था। तो किस तरह से वो बंटवारा हुआ वो समझते हैं दोस्तों। कुल मिला के जैसे एक हो गया अपना इंडिया, ठीक है साहब, ये बंटवारा ही समझ रहे हैं अपन, सिंधु नदी बंटवारा, ठीक है, ये समझौते के तहत है। तो जो अपना भारत है उसे क्या क्या मिलेगा? तो भारत को दोस्तों मिला था सिंधु जो नदी है, जो भी सिंधु नदी का जो तंत्र है, पूरा सिंधु नदी का पूरा अपवाह जो तंत्र है, उसका 20% पानी हम इंडिया को मिलेगा। 20% जल किसे मिलेगा? भारत को। ये भारत है ना, सिंधु नदी तंत्र का 20% हिस्सा जो है वो इंडिया के हक में आया। और जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, या जिन्हें पूर्वी नदियाँ भी कहा जाता है, जो ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है सिंधु नदी के संदर्भ में, तो जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत को मिल गई थी। पूर्वी नदियों में कौन सी नदियां शामिल होती हैं? जैसे रावी नदी शामिल थी, जैसे व्यास नदी शामिल है इसमें, और जैसे सतलज नदी इसमें शामिल है। तो सिंधु नदी जल समझौता जो ये आपने समझा 1960 वाला, इसमें भारत को सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी मिल पाया। और पूर्वी नदियां जो हैं रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां हिंदुस्तान के हिस्से में आईं। अब पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को दोस्तों जब खुद सोचो, जब इंडिया को 20% मिला है तो पाकिस्तान को कितना परसेंट मिल जाएगा? 80% सिंपली। तो ये सिंधु नदी तंत्र का, जो सिंधु नदी है उसका 80% जल जो है वो किसे मिल गया? पाकिस्तान को मिल गया। और जैसे इंडिया को पूर्वी नदियाँ मिल गई थी ना, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ मिली। और पश्चिमी नदियाँ कौन सी होती हैं? वो पाकिस्तान को कौन सी नदियाँ मिलेंगी? जो पश्चिमी है। पश्चिमी नदियाँ जैसे आपकी झेलम नदी हो गई, जैसे आपकी चिनाब रिवर हो गई, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान को मिल गई। अब सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा 80% पानी तो भाई साहब पाकिस्तान को मिल ही गया। तो ये बात आपको थोड़ा सुन के आश्चर्यजनक लग रही होगी, लेकिन रियलिटी तो यही है। ओके। लेकिन यहाँ पर एक नोट आपको दोस्तों समझना है। क्या समझना है? कि ये समझना है आपको कि साहब ये जो पश्चिमी नदियाँ हैं ये भले ही पूरी तरह से पाकिस्तान को मिल गई, लेकिन यहाँ पे ये इन झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर इंडिया के लिए कुछ छूट दी गई। ये कहा गया कि जो भारत है, भारत वो पश्चिमी जो नदियाँ होंगी,
जो पश्चिमी रिवर्स हैं उनका घरेलू उपयोग कर सकता है, पश्चिमी नदियों का घरेलू उपयोग कर लेगा। डोमेस्टिक अगर यूज़ में हम इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक मतलब जैसे सिंचाई अगर करनी है तो हम पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाने हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आप जानते हो क्या होता है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि बहती हुई नदी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, किसके लिए? जल विद्युत बनाने के लिए। विद्युत बनाने के लिए अगर नदी बह रही है, पानी बहता हुआ जा रहा है, तो हम उसमें कुछ सिस्टम लगा के उससे बिजली बना लेंगे। इतनी जो है अधिकार हिंदुस्तान को दिए थे, भारत को दिए थे। क्लियर? तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत का जो है उत्पादन हम बहती हुई नदी के साथ कर सकते हैं। हम इन नदियों में नौवहन भी कर सकते हैं। नौवहन का मतलब होता है नेविगेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक नोट था। आपने दोस्तों पूरा ये सिंधु जल समझौता भी समझा। 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर साइन किए। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने साइन किए। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई और इलिफ सर ने साइन किए। सिंधु नदी तंत्र का 20% हिस्सा भारत को मिला। पूर्वी नदियां जैसे रावी, व्यास और सतलज भी भारत को मिली। पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% हिस्सा मिल गया और पश्चिमी नदियां यानी झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को मिल गई। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ये थी कि जो इंडिया है ना, उसे हम पश्चिमी नदियों का घरेलू उपयोग करने के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यानी कि बिजली बनाने के लिए, नेविगेशन करने के लिए इन सब की अनुमति थी, इन सब की अनुमति मिली है। क्लियर? ये दोस्तों आपने बात बहुत अच्छे से समझ ली। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ये बात बता रहा हूँ कि मान लो दोस्तों, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंधु जल को लेके लड़ाई हो गई, है ना, लड़ तो सकते ही है भाई साहब, कोई विवाद हो गया, तो विवाद सुलझाने के लिए, ठीक है, विवाद सुलझाने के लिए कुछ बनाया गया। क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसे कहते हैं स्थायी सिंधु आयोग। क्या कहते हैं? स्थायी सिंधु आयोग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर सिंधु नदी को लेके कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। क्लियर हो गया? ये आपने सिंधु जल समझौता पूरा अच्छे से समझ लिया और हमने ये पूरा पाकिस्तान भी दोस्तों समझ लिया। ठीक है, और इंडिया के अब आगे के मुल्क जो पड़ोसी मुल्क हैं उसकी बात करते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो है अब नेपाल। नेपाल के बारे में अब जानकारी लेते हैं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? आज मैंने एक नई खोज की। मैं हमेशा एक नई डिस्कवरी करता हूँ भाई साहब, बहुत मज़ेदार खोज की। जो आपने रावण का नाम सुना है ना, रावण, उसके 10 सर थे, है ना, 10 सर थे। 10 सर होंगे तो समझ लो 10 मुंह भी होंगे। अगर कल्पना करो रावण भाई साहब महिला होता और उस महिला के 10 मुंह हो जाते बोलने के लिए, तो कितनी भाई साहब लंका में बाढ़ आ जाती ना, बोलने की। लड़कियां कितना बोलती हैं। वो तो भाई साहब गनीमत है कि रावण पुरुष था, है कि नहीं, तो बेचारा चुपचाप रहा। रावण महिला होती और 10 मुंह होते तो बोल बोल के पूरी लंका को बहरा कर देते भाई साहब। मतलब कुल मिला के बोल के भगवान श्री राम को पका देता ये, है कि नहीं। तो भाई बच गए अपन लोग, रावण जो है पुरुष है। क्यों लड़कियों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? एक मुंह दिया भगवान ने तब तो पूरे दिन मुंह बंद नहीं हो सकता है इनका, है भाई साहब। आओ चलो नेपाल घूमते हैं। नेपाली थोड़ा सा बनते हैं अपन लोग। नेपाल की दोस्तों इंडिया के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। नेपाल दोस्तों एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इतना तो आप जानते ही होंगे। नेपाल एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब हो गया कि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और इसकी राजधानी दोस्तों आपको सब पता ही है। ये सब बच्चों वाली बातें हैं कि जो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। बचपन से सब देखते चले आ रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हो नेपाल। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाएगी? वही जो जिस देश की जो भाषा है, प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ पे
नेपाली लैंग्वेज दोस्तों चलती है। और आपको ये भाई साहब जानकर हैरानी होगी यहाँ के धर्म के बारे में, कि अगर बात दोस्तों प्रतिशत के आधार पर की जाए, किस पे, प्रतिशत के आधार पर बात की जाए, परसेंटेज के बेस पर की जाए, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। यस, तुम्हें क्या लगा इंडिया है? अजी घंटा मेरा। प्रतिशत के आधार पर ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी, मतलब हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या यहाँ परसेंटेज के बेस पे सबसे ज़्यादा है। हिंदू धर्मावलंबी देश है ये। आपको क्या लगता है भारत है? अजी नहीं, भारत तो जनसंख्या के मामले में हो सकता है, लेकिन बात परसेंटेज की हो रही है ना। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उसके सबसे ज़्यादा परसेंट हिस्सा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का है। तो ये आपने बात धर्म की भी समझ ली। अब नेपाल की जो स्पेशल लोकेशन है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और इसे नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है। इसकी जो वो है ऊंचाई वो 8848 मीटर है, और कभी कभी ये 8850 मीटर तक बढ़ जाती है। मतलब जो पहाड़ होता है उसकी ऊंचाई बर्फ़ की वजह से बढ़ती रहती है। तो 8848 इसकी एक एवरेज ऊंचाई है, जो कभी कभी बढ़ के 8850 मीटर तक पहुंच जाती है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपको पता है? माउंट एवरेस्ट को जो फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अगर दुनिया के हिसाब से बात की जाए दोस्तों, प्रथम व्यक्ति तो वो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। ये आपने शुरू से पढ़ा होगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। ये दोनों लोग मिलके सबसे पहले 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कौन कौन है ये? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। इसमें जो एडमंड हिलेरी हैं दोस्तों वो आपके न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो एडमंड हिलेरी हैं साहब, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं, और जो तेंजिंग नोरगे हैं ये आपके नेपाल के रहने वाले थे। मतलब कुछ नेपाली इंडियन कह सकते हैं ना, कुछ फैमिली इनकी नेपाल में थी, कुछ फैमिली इनकी इंडिया में थी, इसीलिए ना शेरपा कह देते हैं जो लोग, मतलब इन्हें प्यार से शेरपा भी बोल देते हैं। शेरपा पर्वतारोही हैं ये। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ओके, अगर बात की जाए दोस्तों प्रथम महिला की, पहली कोई महिला भी तो होगी जिसने माउंट एवरेस्ट पे फतेह पाई होगी। तो पहली जो महिला थी उनका नाम था जुंको तबई। ये 1975 में दोस्तों ये इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया था। इनका नाम है जुंको तबई, और ये जापान की रहने वाली थी। क्लियर हो गया सब कुछ? प्रथम व्यक्ति तो वैसे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे हैं जो 1953 में चढ़ गए थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं, तेंजिंग नोरगे नेपाल के हैं। ये शेरपा भी कहते हैं ना। लेकिन अगर पहली महिला पूछी जाए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाई तो वो हैं जुंको तबई, जो कि 1975 में चढ़ी थी, और ये जापान की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम भारतीय की। प्रथम भारतीय कौन ऐसा व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया? भारतीय का नाम भी तो नाम पता होना चाहिए आपको। उनका नाम है अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा, ठीक साहब। अवतार सिंह चीमा ये इंडिया के पहले व्यक्ति थे जो 1965 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करके आए थे। इसी तरह से दोस्तों बात की जाए प्रथम भारतीय महिला की, कि भैया महिलाओं के मामले में इंडिया की तरफ से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो वो नाम 100% आपको पता होगा। वो नाम है दोस्तों बछेंद्री पाल का, जिन्होंने 1984 में इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। तो आपने ये पूरा माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड समझ लिया। नेपाल में ये सागर माथा के नाम से जानी जाती है। 8848 से लेकर 8850 मीटर की ऊंचाई के बीच में है। इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, तेंजिंग नोरगे जो कि नेपाल से थे, इन्हें शेरपा कहा जाता है। पहली महिला थी वो थी जुंको तबई, जो कि 1975 में चढ़ गई थी, जापान की रहने वाली थी। पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे जो 1965 में गए थे, और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेपाल से सटे
जो नेपाल से सीमा वाले भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? सीमा वाले राज्य जिनकी बाउंड्री नेपाल से लगती है। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर लोगे। उसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है उत्तर उतर, उत्तर उतर, बस पंचर हो गई, बस पंचर हो गई, उत्तर उतर, बस पंचर हो गई। ट्रिक है ये सिंपल। उत्तर से आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, अपना यूपी हो गया उत्तर प्रदेश। इस उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है साहब। इस बा से दोस्तों क्या हो जाएगा? बा से हो जाएगा बिहार, ठीक है। सा से क्या हो जाएगा? बस सा से हो जाएगा सिक्किम। पा पंचर से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसका मतलब है ये उत्तर उतर बस पंचर हो गई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा इंडिया और नेपाल से लगती है। ये भी दोस्तों आपने बात समझ ली, ओके। और इंडिया और नेपाल के बीच में दोस्तों खुला बॉर्डर है, ये तो आप जानते ही हो कि लगभग 1850 किलोमीटर की ये वो 1850 कह रहा हूँ, मतलब ये पूरी जो बाउंड्री है वो इंडिया और नेपाल के बीच में वो खुली है। आप आराम से नेपाल घूम सकते हो, ना आपको वीज़ा चाहिए ना आपको पासपोर्ट चाहिए। बाउंड्री इसकी 1751 किलोमीटर की है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है, राजधानी काठमांडू है, भाषा इसकी नेपाली है। परसेंट के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी ये देश है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के परसेंटेज बेस पे नेपाल में ही लोग मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें अभी हमने समझाई। अब दोस्तों एक चीज़ और है, क्या है वो? उसको कहते हैं दोस्तों मैत्री संधि। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में मैत्री संधि हुई थी। मैत्री संधि समझ रहे हो? दोस्ताना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मैत्री संधि का मतलब ये है कि अब तेरी जीत मेरी हार तेरी हार, है ना? वही मतलब तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार है ना। दोस्ती पे मुझे बहुत गाने याद हैं। तो बात थी दोस्तों 1950 की। 1950 ठीक से लिख दो थोड़ा सा, 1950 की। 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक शांति संधि हुई, शांति समझौता हुआ था, ताकि दोनों देश के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और विशेष संबंध आपस में बने रहें। इसी को कहते हैं मैत्री संधि, जो कि 1950 के दौर में हुई थी। क्लियर है? आराम से इंडिया वाले नेपाल घूम सकते हैं, नेपाल वाले इंडिया घूम सकते हैं। और इसी का दोस्तों ये जो 1950 में जो मैत्री संधि हो गई, इसी को लेके 2006 में फिर से एक बार फिर से शांति समझौता हुआ, ताकि संबंध में और ज़्यादा मधुर मधुर कहते हैं स्वीटनेस आ जाए। तो 2006 में फिर से शांति समझौता हुआ था। तो बेसिकली जो इंडिया और नेपाल के बीच में मैत्री संधि हुई है वो 1950 में हुई है, और शांति समझौता 2006 में इसका दोबारा हुआ है। और इंडिया नेपाल के बीच में दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये कहा जाता है कि रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध। ये इंडिया नेपाल के बारे में एक मोहब्बत में ऐसी बातें कही जाती हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। ओके साहब, तो अभी हमने दोस्तों समझ लिया, क्या समझ लिया? हमने समझ लिया दोस्तों नेपाल के बारे में, और हमने समझ लिया अभी किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। फिर से रिवाइज करते हैं, रिवीजन जरूरी है। अगली क्लास में अपनी ये पहली यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जो ये दूसरी क्लास चल रही है ना, तीसरी क्लास में जो अपनी पहली यूनिट है भारत और पड़ोसी देश, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है, मतलब इंडिया के साथ। स्थापना पाकिस्तान की कह सकते हो 14 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत से ये 14 अगस्त को अलग हुआ था। राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूच और पश्तो बोली जाती है। इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 4 बार हुआ है, 1947, 1965, 1971, 1999। सीमा वाले जो राज्य हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसकी ट्रिक है पंगुराजल। पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर और ला से लद्दाख। क्लियर?
सिंधु जल समझौते के बारे में बात समझी थी कि 19 सितंबर 1960 में कराची में यह समझौता हुआ, जिस पर पाकिस्तान से राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए और मीडिएटर का रोल निभाया वर्ल्ड बैंक ने, इलिफ सर ने साइन कर दिए। भारत को इस समझौते में सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी ही मिल पाया और पूर्वी नदियाँ जैसे रावी, व्यास और सतलज नदियाँ इंडिया को मिली। पाकिस्तान ज़्यादा हड़प ले गया 80%। पश्चिमी नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब और सिंधु, सिंधु भी आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 80% तो इसी में चली गई ना, तो इसका बड़ा मेजर हिस्सा वो पाकिस्तान को मिल गया। लेकिन 80% ले गया तो फिर पाकिस्तान ने और इंडिया के बीच में ये समझौता हो गया कि भले ही पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन उनके लिए घरेलू उपयोग कर सकें, सिंचाई करने के लिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाकर बिजली बनाने के लिए, नेविगेशन करने के लिए अनुमति भी इंडिया को मिली हुई है। अगर विवाद होता है तो फिर उसके लिए स्थायी सिंधु आयोग का भी गठन किया गया। अब फिर बात करिए हमने नेपाल की। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसकी राजधानी है काठमांडू और यहाँ भाषा चलती है नेपाली। परसेंट के बेस पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली 8848 मीटर की है, लेकिन बर्फ़ के कारण इसकी ऊंचाई कभी कभी 8850 मीटर हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग नॉर्वे थे। हिलेरी इसमें न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग इसमें नेपाल के थे। इन्हें शेरपा भी कहा जाता है और ये पूरा इन्होंने इतिहास 1953 में रचा था। एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबई, जो 1975 में चढ़ गई थी। ये जापान की रहने वाली थी। पहले भारतीय थे अवतार सिंह चीमा, जो 1965 में चढ़ गए थे। पहले भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो 1984 में चढ़ गई थी। नेपाल से सीमा से लगे राज्यों की 5 राज्य हैं जिनकी ट्रेक है। उत्तर उत्तर बस पंचर हो गई। उत्तर से उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, ब से बिहार, स से सिक्किम, प से पंचर से पश्चिम बंगाल। फिर इंडिया नेपाल के बीच में मैत्री संधि भी हुई है। 1950 में ये संधि हुई थी, जिसे शांति समझौता कह सकते हो आप। दोस्ती बनी रहे तेरा जैसा मेरा यार, गाना वार सुनाई आपने। 2006 में शांति समझौता ये फिर से दोबारा हुआ। इंडिया और नेपाल के बीच में कहा जाता है कि इन दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने पाकिस्तान और नेपाल को समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर दें। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।